नमस्कार मित्रों, राय जुडिशियल क्लासेस से मैं डीके राय। और आज हम लोग सीआरपीसी के जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। और ये सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 19 में है और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर वारंट मामलों के ट्रायल की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये वारंट मामले क्या होते हैं, वारंट केस हम किसको करते हैं, ये सीआरपीसी बता देते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 2X में वारंट केस को डिफाइन किया गया और 2X के अनुसार वो मामले वारंट मामले होते हैं, वो मामले वारंट केसेस होते हैं जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 2 ईयर के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हैं। ऐसे मामले जो होते हैं वो वारंट केस कहलाते हैं। तो जो वारंट माने कि वारंट केसेस में कम से कम 2 साल से अधिक की ही सजा। तो वारंट केसेस का जो ट्रायल होता है वो ट्रायल सेशन कोर्ट भी करती है और वो ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी करती है। जब वारंट मामलों का ट्रायल सेशन कोर्ट करती है तो उसे हम वारंट मामलों का ट्रायल नहीं करते, उसे हम सेशन ट्रायल, और वो प्रक्रिया सेक्शन 225 से लेकर 237 तक बताएगी। लेकिन जब वारंट मामलों का ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा किया जाता है तो उसे हम वारंट ट्रायल कहते हैं, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। और उसके लिए प्रोसीजर 238 से लेकर 250 तक बताया, चैप्टर नंबर 19। शुरुआत करते हैं हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने कि वारंट केस जब हम ट्रायल के पर्पज के लिए आते हैं तो वारंट केस जब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो 2 तरीकों से पहुंचती है, या हम यूं कहें कि मजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो किन किन तरीकों से वो कॉग्निजेंस लेता है, यानी मजिस्ट्रेट के पास मामला कैसे कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए आपको सीआरपीसी का सेक्शन 190 पढ़ना। और सीआरपीसी का सेक्शन 190 ये बात कहता है कि कॉग्निजेंस 3 तरीकों से लिया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट पर हो सकता है, कंप्लेंट पर हो सकता है, या सुओ मोटो भी हो सकता है, यानी कि पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पर या स्वयं की जानकारी के। तो ये होता है कॉग्निजेंस लेने का, यानी मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंचने का तरीका। तो हम 2 तरीकों में बांट लेते हैं, इन 3 को हम 2 में बांट, एक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और एक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है ना, यानी पुलिस आधार पर संस्थित मामले, और दूसरा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित। जो केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट हैं उसके संबंध में प्रोसीजर 238 से लेकर 243 तक, और अदरवाइज के लिए प्रोसीजर 244 से लेकर 247। ठीक, हम दोनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, और फिर दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, कैसे कैसे होता है। जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, पुलिस रिपोर्ट आप जानते हैं ना कैसे होता है। पुलिस रिपोर्ट पर जो इंस्टीट्यूटेड केसेस होती हैं उसके लिए पहले जनरली होता है एफआईआर। तो एफआईआर कराए, और एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने सेक्शन 173 के क्लास 2 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट बनाई वो ले जाकर मजिस्ट्रेट के पास दे दी। तो उसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। तो वहां पे ट्रायल की क्या प्रोसीजर होगी। शुरुआत होती है सेक्शन 238 से, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 207, उसकी मार्जिनल हेडिंग, यानी 238 से जब मामला की शुरुआत होती है तो पहले मजिस्ट्रेट ये देखता है कि क्या 207 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। 207 क्या है, 207 का मतलब ये है कि सेक्शन 207 में बताया गया है कि जो केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट की जाए, ऐसे मामलों में जब एक्यूज्ड को समन किया जाएगा तो उस समन के साथ कौन कौन सी कापियां दी जानी जरूरी है। तो कौन कौन सी कापियां दी जानी जरूरी होती, जैसे आपने देखा पुलिस रिपोर्ट पर है तो एफआईआर हुआ होगा तो एफआईआर की कापी, पुलिस रिपोर्ट की कापी, 161 के अंतर्गत अगर किसी का स्टेटमेंट लिया गया है तो उसकी कापी, अगर 164 के अंतर्गत कन्फेशन है उसकी कापी। तो इन सब चीजों की कापी जो है एक्यूज्ड को दी जाती है। यही देखता है मजिस्ट्रेट 238 के अंतर्गत कि क्या वो सब कापियां मजिस्ट्रेट को भेजी गई हैं या नहीं भेजी। ठीक है,
तो जब वो भेजी गई तो मजिस्ट्रेट के पास जो भी मैटर है, पुलिस रिपोर्ट है, FIR है, जो जो उसके पास डॉक्यूमेंट है, और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस प्रोसिक्यूशन का एग्जामिनेशन करने के, उसे ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस किया है, जो हमारे सामने एविडेंस, उस एविडेंस से एक्यूज्ड के अगेंस्ट मामला बनता दिखाई दे नहीं रहा, सफिशिएंट एविडेंस नहीं, तो वो क्या कर देगा, 239 के अंतर्गत एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा, मामला यही कर, ठीक। तो 239 के अंतर्गत डिस्चार्ज कर देगा, लेकिन लगता है कि मामला तो बनता दिखाई दे रहा है, जो एविडेंस हमारे सामने है उससे लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि मामले को आगे बढ़ाए, तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा 240 के अंदर, चार्ज फ्रेम, और चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज को सुनाएगा, समझाएगा, और उससे ये पूछेगा कि क्या तुम इस अपराध का जो आरोप लगाया गया हो तुम स्वीकार करते हो या ट्रायल चाहते हो, आस्क फॉर प्ली ऑफ गिल्टी, उससे पूछेगा कि क्या तुम स्वीकार करते हो या विचारणा चाहते हो, 240 के क्लास 2 के। अब या तो यस कहेगा या फिर नो कहेगा। अगर वो यस करता है तो सिर्फ उसके यस कहने के आधार पर किसी एविडेंस को लिए बिना 241 के अंतर्गत उसका कन्विक्शन कर सकता है मजिस्ट्रेट। उसके गिल्टी प्लीड करने के आधार पर अपने डिस्क्रिशन को यूज करते हुए सेक्शन 241 के अंतर्गत उसका कन्विक्शन कर सकता, ठीक, या हमने डिस्क्रिशन के आधार पर कर सकता है, कर ही देगा जरूरी नहीं, यानी जब भी एक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो जरूरी नहीं कि उसका कन्विक्शन हो ही जाए, मजिस्ट्रेट कर भी सकता है या फिर ट्रायल को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर करता है तो ठीक है, नहीं अगर ट्रायल को आगे बढ़ाना चाहता है तो प्रोसीड कर सकता है। यस कहा था तब की स्थिति, अगर वो कहता है कि नहीं हमने कोई अपराध नहीं किया है, आप जो कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम ट्रायल चाहते हैं, तो दोनों स्थितियों में यानी 241 के अंतर्गत गिल्टी प्लीड करने के बावजूद भी कोर्ट ने अगर उसको ट्रायल नहीं, अरे उसको कन्विक्ट नहीं किया, या यहाँ उसने मना ही कर दिया कि हम तो किए ही नहीं है, दोनों स्थितियों में ट्रायल प्रोसीड किया, माने कार्यवाही आगे बढ़ा। और कार्यवाही आगे बढ़ाने का मतलब है कि प्रोसिक्यूशन को कहा जाएगा कि आप और एविडेंस लाइए, जो एविडेंस आपने 238 के अंतर्गत दिया था वो मामले में लग तो रहा था कि मामला बनता है, लेकिन उसके आधार पर हम कन्विक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आप और एविडेंस लाइए ताकि ये साबित हो जाए कि एक्यूज्ड ने ही वो ऑफेंस, ठीक। तो जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाता है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस दे दिया, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट दिखाई देंगी, ऐसे एविडेंस होंगे, तो उसी के लिए जो एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट दिखाई दे उन्हीं मामलों को एक्सप्लेन करने के लिए एक्यूज्ड से सेक्शन 313 के अंतर्गत कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ताकि वो एविडेंस जो उसके अगेंस्ट दिख रहे हैं उनको वो एक्सप्लेन करके कर सके, उनका स्पष्टीकरण दे सके। तो ये किया, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद सेक्शन 313 के अंतर्गत, अरे वो तो बोलिए, उसके बाद क्या करेगा, सेक्शन 243 के अंतर्गत ये प्रोसिक्यूशन का 242, डिफेंस का एविडेंस 243 के अंतर्गत मंगा ले, यानी डिफेंस का मतलब एक्यूज्ड से कहेगा कि अब अपने आप को बचाओ और तुम्हारे फेवर में जितने एविडेंस हैं उसको लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा कन्विक्शन हो जाएगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जितने भी एविडेंस लाएगा, किसी व्यक्ति को कहेगा कि फलाना को बुला के विटनेस को बुला लीजिए, चाहे फलाना के पोजीशन में डॉक्यूमेंट है उसको समन करके मंगवा लीजिए, तो वो सब चीज़ें कर सकती है कोर्ट को बस ये लगना चाहिए कि ये परेशान या देरी करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, तो सबको बुला सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस 242 के अंतर्गत और 243 के अंतर्गत डिफेंस का एविडेंस लेने के बाद अब 248 में मामला जाएगा, तो या तो कन्विक्शन होगा यानी निर्णय सुनाया जाएगा, और उस निर्णय में या तो एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन, ठीक। हम फिर अब इधर से आते हैं तो फिर इसकी चर्चा, ये तो बात में फिर से मैं इस बात को एक बार रिपीट कर कि पुलिस रिपोर्ट पर जो मामले होते हैं शुरुआत होगी 238 से, मजिस्ट्रेट कहेगा कि देखेगा कि क्या कंप्लायंस हुआ है कि नहीं 207 का, उसके पास जो एविडेंस है उसके आधार पर उसे लगता है कि कार्रवाई करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर देगा, ग्राउंड है तो चार्ज फ्रेम करेगा,
चार्ज फ्रेम करने के बाद उससे पूछेगा कि तुम स्वीकार करते हो कि नहीं। अगर वो यस कहता है तो कन्विक्शन कर सकता है, नो कहता है तो ट्रायल आगे बढ़ाएगा। ट्रायल आगे बढ़ाने में क्या करेगा वो, प्रोसिक्यूशन से कहेगा भाई ये तो स्वीकार नहीं करता, आप एविडेंस लाइए तो इसको कन्विक्शन किया जाए, तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रतीत होते हैं उसके लिए 313 का स्टेटमेंट करवा लिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर उसके बाद डिफेंस का एविडेंस मंगा लिया जाएगा कि आप अपने आप को बचाइए नहीं तो फंस जाइए। तो अब डिफेंस का और प्रोसिक्यूशन का दोनों एविडेंस लेने के बाद तब होगा जजमेंट, और जजमेंट में आप जानते हैं या तो कन्विक्शन होगा या फिर एक्विटल। अब हम दूसरी तरफ आए, दूसरी तरफ वो मामले जो अदरवाइज देन पुलिस। अदरवाइज में दोनों मामले आए, कंप्लेंट वाला भी और सुओ मोटो कॉग्निजेंस वाला। शुरुआत कैसे, सेक्शन 244 से शुरुआत होगी, क्योंकि ये 244 से 247 तक के 244 में शुरुआत होगी। और क्या शुरुआत होगी, एविडेंस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, यानी कि एविडेंस और प्रोसिक्यूशन से ये बात कही जाएगी कंप्लेंट वाले, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन से कही जाएगी कि भाई आप फलाना के विरुद्ध केस कर रहे हैं ना, लाइए एविडेंस, मैं देखूं कि कितना एविडेंस है आपके पास। तो 244 के अंतर्गत वो एविडेंस मंगाएगा और एविडेंस के आधार को देखेगा, जिन लोगों को उचित समझता है उनका एग्जामिनेशन करेगा, और उन सब के आधार पर अगर उसे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है या सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो जब लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ मामला को चलाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो 245 के अंतर्गत उसे डिस्चार्ज कर देगा। और अगर लगता है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो फिर चार्ज फ्रेम करेगा 246 के क्लास 1 के। और आप जानते हैं कि जब भी चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उससे पूछा जाता है, आस्क फॉर प्ली ऑफ गिल्ट, 246(2) के अंतर्गत उससे पूछा जाएगा कि हमने जो तुम पर चार्ज लगाए हैं क्या तुम स्वीकार कर रहे हो या नहीं। तो अब स्वाभाविक है, या तो हाँ कहेगा या फिर वो ना कहेगा। यदि उसने हाँ कहा तो उसके हाँ कहने के आधार पर ही 246(3) के अंतर्गत उसका कन्विक्शन किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर उसके यस कहने के आधार पर उसका कन्विक्शन कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। तो जब नहीं करेगा तो प्रोसीड विथ ट्रायल, यानी ट्रायल के लिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर कहता है यस तो कन्विक्शन कर देगा। लेकिन जब नो कहता है तब तो कन्विक्शन होगा नहीं, तब तो मजबूरी है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएगी, ठीक। तो उसने नो कहा और कार्रवाई आगे बढ़ गई। तो कार्रवाई आगे बढ़ी तो प्रोसिक्यूशन का तो एविडेंस हो ही चुका था। अब उसी एविडेंस के आधार पर भाई जो एविडेंस थे उसके आधार पर चार्ज फ्रेम कर दिया। लेकिन पूछा कि तुम स्वीकार करते हो, कह रहे हैं नहीं हम तो स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन कुछ तो एविडेंस हैं जो उनके अगेंस्ट प्रतीत हो रहे हैं, तो उन एविडेंस को उनके जो अगेंस्ट में दिख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए 333 के अंतर्गत उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद 247 के अंतर्गत डिफेंस का एविडेंस लिया जाएगा, यानी एक्यूज्ड से कहा जाएगा कि आप अपने आप के तरफ से एविडेंस लाइए, ठीक। फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से शुरुआत हुई थी। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के आधार पर कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा, डिस्चार्ज कर दिया। बन रहा, चार्ज फ्रेम कर दिया। चार्ज फ्रेम करने के बाद पूछा कि तुम स्वीकार करते हो कि नहीं, कहता है कि स्वीकार करते हैं तो कन्विक्ट कर दिया, नहीं करते तो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी उनके विरुद्ध साक्ष्य था तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए 313 की परीक्षा कर ली। और उसके बाद क्या कर लिया, 313 की परीक्षा के बाद एक्यूज से कहा कि तो आप अपनी तरफ से एविडेंस लाइए, ठीक। तो अब 247 के अंतर्गत अपने तरफ से एविडेंस लाए तो प्रोसिक्यूशन का भी एविडेंस हो चुका है और डिफेंस का भी एविडेंस हो चुका है। अब दोनों का जब एविडेंस हो चुका है तो अब कोर्ट क्या सुनाएगा, जजमेंट। कौन सी धारा के अंतर्गत, 200। तो कार्यवाहियों की जो समाप्ति है, यानी कि हमने कहा था ना कि 238 से 243 ये, 244 से 247 ये, और दोनों फिर लास्ट में मिल जाते हैं 248 4950। तो 248 यानी कन्विक्शन चाहे इधर वाला हो चाहे इधर हो, दोनों मामलों में कन्विक्शन 248 के अंतर्गत, दोनों मामले आके मिल गए। अब उस जजमेंट में या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन। एक्विटल है तो 248(1) के अनुसार तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कन्विक्शन है 248 के क्लास 2 के अंतर्गत और
वहां जगह नहीं थी इसलिए आगे हमने नहीं पढ़ाया। और अगर वो सेक्शन 325 के अंतर्गत सीजीएम के पास वो नहीं भेजता, इसकी कार्रवाई नहीं करता, या फिर सेक्शन 360 के अंतर्गत प्रोबेशन पर उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता, यानी वो कार्रवाई नहीं करता, तब वो कन्विक्शन का आदेश देगा, यानी दंड देगा। ठीक, फिर से मैं बताता हूं कि जब कन्विक्शन है और कन्विक्शन के बाद 325 का के अनुसार कार्य नहीं करता, 360 के अनुसार कार्य नहीं करता, तब दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। और दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का मतलब यह होता है कि उस जब दंड देना ही है, पनिशमेंट, तब उससे पूछा जाता है कि देखिए भाई आपको सजा तो मिल रही है, आप अपनी सफाई में लास्ट में क्या करना चाह रहे हैं। सफाई में मतलब ये होता है कि वो अपनी तरफ से बहाने बताता है, रोता गाता है कि भाई हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारे ऊपर इतने लोग निर्भर हैं, ऐसे हमने गलती में अपराध कर दिया था, वो फिर नहीं होगा, मतलब तमाम बहाने। तो इन बहानों के आधार पर उसके दंड की मात्रा को कुछ कम किया जा सकता है, इसीलिए रोने गाने का एक अवसर दिया जाता है। तो वो दंड की मात्रा को फिर उसको रोना गाना सुनेगा, फिर उसके बाद जो भी उचित होगा उसके संबंध में दंड देगा। ठीक, 248 के अंदर ये कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ देता है कि दंड के प्रश्न पर सुनना कब जरूरी होता है और कब जरूरी नहीं। एक्विटल में कन्विक्शन, तो कन्विक्शन में ही दंड के प्रश्न पर सुना जाता है। एक बात, कभी कभी ये भी तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं कि दंड के प्रश्न पर कब सुना जाता है या कब नहीं सुना जाता है, इस तरीके से। यानी सेशन ट्रायल में दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, यस, सेक्शन 235 के अंदर जब कन्विक्शन होगा और वो 360 की कार्य नहीं करता सेशन जज, तब ऐसे मामलों में दंड के प्रश्न पर सुनेगा। वारंट ट्रायल 248 के अंदर दंड के प्रश्न पर वो सुनेगा अगर वो कन्विक्शन का दंड है। लेकिन ना ही समन ट्रायल में और ना ही समनी ट्रायल में कभी भी पनिशमेंट दिया जाता है तो दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही छोटे मोटे मामले होते हैं, उसमें कितनी सजा है तो उसमें भी रोने का आवश्यकता है। तो ये बात हो गई। ठीक है, हाँ, यहां तक तो बात हो गई, जजमेंट, कन्विक्शन या एक्विटल हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोसीडिंग क्या पढ़ी थी 238 से लेकर 250 तक। प्रोसीडिंग हमारी कहां तक पहुंची, 248 तक। इसका मतलब दो धाराएं बची, वो ट्रायल से संबंधित ही हैं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग भी। ये 249 ये बात करता है कि अगर केस कंप्लेंट के आधार पर और कंप्लेनेंट सुनवाई के दिन एब्सेंट हो तो उसका क्या इफेक्ट। तो 249 ये बताता है कि सेक्शन 249 के अंतर्गत, यानी कि कंप्लेनेंट कंप्लेंट करने के बाद एब्सेंट हो जाए और वो मामला जो ऐसा है जो कंपाउंडेबल सीआरपीसी के 320 के अंतर्गत जो समझौता कर रही है, और उस मामले में यदि चार्ज अभी फ्रेम नहीं हुआ है तो उसको एक्यूज्ड को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। ठीक है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये सेक्शन 249 के अंतर्गत। सेक्शन 256 के अंतर्गत भी वही बात, कौन सी, कि कंप्लेनेंट जो है कंप्लेंट करने के बाद एब्सेंट। ठीक है, तो कंप्लेनेंट कंप्लेंट करने के बाद एब्सेंट अगर 256 के अंतर्गत होता है तो उसका होता है एक्विटल। ठीक है ना, दोष मुक्ति होती है, और 249 के अंतर्गत उन्मोचन यानी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि जब वारंट मामलों में कंप्लेनेंट एब्सेंट होगा तो डिस्चार्ज, और समन मामलों में कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट होगा तो एक्विटल। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्री में ऐसे सवाल पूछे जाए। ठीक है, तो अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और अगर मैं जवाब नहीं दे पाया या नहीं समय मिला तो आपका नंबर भी है ये, आप कॉल करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लग रहा है कि नहीं चैनल पे कुछ काम की चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की चीज़ें भी आपको मिलती रहें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप सबको। ठीक है, धन्यवाद, फिर अगले लेक्चर में।